नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्री मेंटोर्स पर। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकता है और किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फूड इरेडिएशन के बारे में। ये फूड इरेडिएशन क्या है, क्या ये सेफ है या ये गलत है, या ये भी कह सकते हो कि इसके हमारे एग्रीकल्चर में क्या रोल हो सकते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसको बूस्टअप करने के लिए चलाए जा रहे हैं, और अभी तक 2025 तक अगर हम बात करें तो क्या आपका डिफरेंस हमें देखने को मिला है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। देखिए, आप सब लोग जानते हो हमारा जो खाना है, या ये कह सकते हो जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो आपका फ्रूट है, वेजिटेबल है, सीरियल्स है, फूड ग्रेन, पल्सेस, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है। जब वो प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस कर लिया जाता है तो उसके बाद आपको पता है कि उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो वो पेरिशेबल कमोडिटीज के अंदर आती हैं, और कुछ ऐसी कमोडिटीज होती हैं जो लंबे समय तक अपने आप सेफ रहती हैं। तो खासकर जो कमोडिटीज जल्दी खराब हो जाती हैं, जो पेरिशेबल इन नेचर होती हैं, उनकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर में पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस काफी ज्यादा होते हैं। और इसको लेकर मैंने प्रीवियस एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप उसको भी जाकर जरूर देखिएगा कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस क्या होते हैं और हमारे इंडिया में कितना ज्यादा हो रहा है। तो उसी के एवज में अब हम क्या करते हैं, हमारे फूड को खराब होने से बचाने की कोशिश करते हैं। और बचाने का तरीका क्या है, तो उसमें हमारी प्रोसेसिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो क्या रहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो फूड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा हमारे ट्रेडिशनल वेज में, या ये कह सकते हो हमारे पारंपरिक तरीकों में, आपका जो कोई भी प्रोडक्ट होता था उसको अलग अलग प्रोसेस के द्वारा लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता था। जैसे हम लोग पिकल को बनाते थे, अचार बनाते थे ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, तो ये हमारे एक फर्मेंटेशन प्रोसेस का हिस्सा हो गया। या फिर हम उसको ड्राई कर सकते थे, सुखा सकते थे, जैसे आप लोग आम पापड़ खाते हो या आपकी जो आंवला की कैंडीज आती है उनको खाते हो। तो ये क्या है, ये प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ही तो होते हैं। अब इसमें किया क्या जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट आपका हमने चूज किया है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उसमें या तो फ्लेवर को चेंज करेंगे, हम या उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे, या हम उसके पूरे के पूरे प्रोडक्ट को ही अलग बना देंगे, जिससे वो लंबे समय तक तो हमारे लिए अवेलेबल भी रहेगा, और उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट हमें लंबे समय तक अपनी जो नीड है, या ये कह सकते हो उस फूड को हम लोग जो खाना चाहते थे बाद में, वो भी हम ले सकेंगे और उसको खराब होने से भी बचा सकेंगे। तो कई प्रकार से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे मान के चलिए अभी एक मैंगो है, अगर आप लोगों ने हार्वेस्ट कर लिया, तो हार्वेस्ट करने के बाद आप लोग जानते हो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, उसी मैंगो से आपका आम पापड़ बना दिया। ठीक है, अब आम पापड़ अगर बन गया तो क्या होगा, अब ये हम लंबे समय तक कभी भी खा सकते हैं। या फिर उससे आपका पिकल बना दिया गया है ना, अचार बना दिया गया, तो इस अचार को भी आप लोग कभी भी खा सकते हो। लेकिन अगर ये मैंगो ही रहता तो ये मैंगो कुछ ही समय में आपका गल जाता, सड़ जाता, और हम उसको सेफ नहीं रख सकते थे। या फिर हमने क्या किया, इसको आपका जूस में कन्वर्ट कर दिया और उस जूस में कुछ प्रिजर्वेटिव डालकर हमने उसको लंबे समय तक बचाने की कोशिश की। तो ये हमारी एक प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस से जो आपका प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो हमारा प्रोसेस्ड फूड होता है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब उसी प्रोसेसिंग में आपके बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस रहते हैं। तो मैंने आपको जैसे आपको कहा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर हम आपकी ट्रेडिशनली जो है बहुत सारी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, और उनका मेन पर्पस क्या होता है कि लार्ज स्केल पर फूड को वेस्ट होने से बचाना, और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स के साथ फूड को लंबे समय तक सेफ रखना, स्टेबल रखना, उनके फ्लेवरेबल जो आपका फ्लेवरफुल कंपाउंड है उसको मेंटेन रखना, और एज वेल एज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। अब इसमें मेन टारगेट होते हैं कि उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना और आपकी मार्केटेबिलिटी को इंप्रूव करना, और यहां ये कह सकते हो कि ओवरऑल किसान की इनकम को इंक्रीज करना। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, तो प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये होता है कि कोई भी फूड अपनी नेचुरल स्टेट से, जो उसकी प्राकृतिक अवस्था होती है, उससे हम उसको कंजप्शन से पहले कोई भी अलग प्रोसेस के द्वारा एक अलग डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। जैसे हम उसको हीटिंग के द्वारा, पास्चुराइजेशन के द्वारा,
कैनिंग प्रोसेस के द्वारा, ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा, फ्रीजिंग के द्वारा या रेफ्रिजरेशन के द्वारा हम उसको एक अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो नियरली ऑल द फूड अवेलेबल इन मार्केट अंडरगो सम डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ एनहेंस द सेफ्टी, एक्सटेंड सेल्फ लाइफ एंड इंप्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड फ्रेशनेस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो यहां पर हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसकी जो फ्रेशनेस है या कह सकते हैं उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है, उसको बचाने के लिए हम उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये प्रोसेसेस आपको मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी हैं, जैसे हम उसको सुखा सकते हैं, हम उसको फ्रीजिंग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, उसको पास्चराइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये आपका सालों साल तक सेव रहेगा, है ना, कुछ प्रोसेसेस डिपेंड करती है। जैसे आपका दूध है, दूध को जब मार्केट में आप लोग आजकल देखते हो कि पैकेट्स में मिल्क आपका प्रेजेंट होता है ना, अब मिल्क आपका मार्केट में जब आता है तो उससे पहले वो पास्चराइजेशन प्रोसेस से गुजरता है, जिसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया किल होने के बाद भी अभी भी उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण ये दूध आपका 2 से 3 दिन तक आपका सेफ रहता है और उसके बाद वो दूध खराब हो जाता है। लेकिन वहीं आपके अलग अलग जो कंपाउंड है उनको अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है और उसका मेन टारगेट यही होता है कि उस दूध को या उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक बचा के रखना, जितना हम पॉसिबल उसको बचा सकते हैं। वरना तो दूध आपका 24 से 48 घंटे के अंदर वैसे भी खराब हो जाएगा, और खासकर अगर गर्मियों का मौसम हो तो वैसे भी नहीं बचा सकते हैं। तो ये कई प्रकार से आपके प्रोडक्ट्स को हम लोग बचा सकते हैं और उनको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है कि हमारे कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट आपका पहुंचे उससे पहले, या ये कह सकते हो हम खाने से पहले उसको किसी एक प्रोसेस में से निकाल देते हैं, और इसलिए उस प्रोडक्ट को कहा जाता है प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, तो अब यही अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग प्रोसेसेस मैंने ऑलरेडी बता दी हैं और उसका मेन टारगेट यही होता है उसको खराब होने से बचाना, और वही बात यहां पर लिखी गई है। अब उसमें से ही एक प्रोसेस आपकी है फूड इरेडिएशन। ठीक है, और ये जितनी भी प्रोसेसेस हम लोग आज बात कर रहे हैं ये आपकी अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा अप्रूव्ड है, यानी कि ये प्रोसेसेस हम लोग कर सकते हैं और उसके बाद वो फूड जो आपका होता है वो कंज्यूमेबल होता है आपके कंज्यूमर के लिए, यानी कि उसको कोई भी इंसान खा सकता है, वो सेफ होता है। लेकिन कुछ चीजें जरूरी है, वो ये होती है कि उस फूड प्रोडक्ट के ऊपर आपका प्रॉपर लेबलिंग होना जरूरी होता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड है या नहीं है, वो प्रोडक्ट आपका ऑर्गेनिक है, वो प्रोडक्ट आपका इनऑर्गेनिक है, वो प्रोडक्ट आपका एफडब्ल्यूएसआई के द्वारा अप्रूव्ड है या डब्ल्यूएचओ के द्वारा अप्रूव्ड है, कोई भी। जैसे रिसेंटली आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों ने सुना होगा ओआरएस को लेकर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि मार्केट के अंदर जो भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा अप्रूव्ड, क्योंकि उसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो अप्रूव्ड आपका ओआरएस होता है उसमें प्रॉपर आपकी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होने जरूरी होते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां फूड जो आपका ओआरएस जो है वो मार्केट के अंदर आपका बहुत ही खराब, यही कह सकते हो कि डब्ल्यूएचओ द्वारा अप्रूव्ड जो फॉर्मूला था उसको ना अप्रूव करके बल्कि उसको ओआरएस के नाम से ही मार्केट में अलग अलग कंपाउंड को बेच रही थी। अब जिसको लेकर एक डॉक्टर थी जिन्होंने इस लड़ाई को लंबे टाइम तक लड़ा, आई थिंक सो 10 से 15 साल की लड़ाई थी। उस बाद क्या हुआ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड ही ओआरएस मार्केट में होना चाहिए, वरना वो आपका गलत माना जाएगा, फेक माना जाएगा, और उसके ऊपर ओआरएस लिखा हुआ है तो उसको बदलिए आप लोग। तो इससे एक बहुत बड़ा बूम हमारे जो है इस फूड सेक्टर में आया, और ऐसा ही आज बहुत सारे इररेगुलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट है और हम सब लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कोशिश करिए कि एटलीस्ट जो प्रोडक्ट आप लोग कंज्यूम कर रहे हो उसके ऊपर एक प्रॉपर आपका एजेंसी का या कोई भी एक इंटरनेशनल या नेशनल जो भी अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर एफडब्ल्यूएसआई है जो फूड को रेगुलेट करती है, या जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है तो उसके ऊपर भारत इंडिया का लोगो लगा होता है, भारत ऑर्गेनिक इंडिया का। और इस प्रकार से आपका जो भी प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर लोगो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ ये प्रोडक्ट आपका सेफ है और ये कंज्यूमेबल है। अब बात करते हैं तो यहां पर ये एजेंसी, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग में होता क्या है। प्रोसेसिंग में नॉर्मली प्रोसेस आपकी फॉलो की जाती है। सबसे पहले जो फ्रूट या वेजिटेबल है उसको वॉश किया जाता है और उसको सैनिटाइज किया जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई डर्ट वगैरह है या फिर आपके पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है पहली प्रोसेस के अंदर, जिसमें आपका वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन होता है। फिर उसके बाद उसकी शॉर्टिंग या ग्रेडिंग होती है, मतलब आपके अलग अलग जो कलर या उनके साइज के आधार पर उनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। फिर उनको आगे फर्दर जो है आपका चिलिंग या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, ताकि उसमें राइपनिंग प्रोसेस ना हो और उसकी फ्रेश
फ्रेशनेस जो है वो आपकी ताजा रहे, वो अवेलेबल रहे। उसके बाद उसको इरेडिएशन प्रोसेस के थ्रू उसमें बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स या जो हार्मिंग जो आपके कंपाउंड होते हैं उनको किल किया जाता है, और फिर उसके बाद उनको एटमॉस्फेरिक स्टोरेज के लिए आपका स्टोर कर लिया जाता है। और फिर हम उसको क्या कहते हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, यानी कि जिसके अंदर प्रॉपर आपका एयर को रखा जाता है ताकि उस कंपाउंड की फ्रेशनेस यानी कि जो ताजापन है वो आपका कायम रहे। तो यहां पर क्या होता है कि प्रोसेसिंग के लिए जो आपका प्रोडक्ट आपका होता है उसको इस प्रकार से पहुंचाया जाता है। अच्छा, अब इरेडिएशन क्या है? इस इरेडिएशन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी मार्केट में है। तो बताना चाहता हूं कि इरेडिएशन के अंदर होता क्या है। एक प्रॉपर आपकी कंट्रोल्ड डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो यूज की जाती है, जिसके तहत आपके फूड के अंदर किसी भी प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको क्या किया जाएगा, प्रॉपर आपका एक इरेडिएशन चैम्बर के अंदर भेजा जाता है ताकि वहां पर वो बैक्टीरियाज या फिर जो भी माइक्रोब्स है उनको किल कर सके और प्रोडक्ट आपका जो है लंबे समय तक सेफ रह सके। क्योंकि देखो, एक बात को सोच कर देखो, कोई भी प्रोडक्ट आपका जो भी खराब होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो उसको खराब करने वाला है। जैसे हमारी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या करते हैं आपके फूड के ऊपर तुरंत, क्योंकि देखो आप दिखते नहीं होंगे, आपके हाथों के ऊपर आप जो भी आप मतलब प्रेजेंट टाइम में आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन ले रखा है, मैंने स्क्रीन जो आपके सामने दिख रही है, इन सभी के ऊपर कोई ना कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है। और जैसे ही इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा ये तुरंत अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही हमारे फूड और जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं उनके ऊपर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, और अगर नहीं भी है तो वो एनवायरनमेंट से आ जाएंगे। और इसलिए यहां पर उसको क्या किया जाता है, पहले प्रॉपर आपका आयोनाइज किया जाता है और फिर उसकी पैकेजिंग की जाती है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर, ताकि उसके ऊपर वो माइक्रोब्स आपका जो है अटैक ना कर सके, और इससे वो लंबे समय तक फूड हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अब इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे इंडिया में कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि इस इरेडिएशन प्रोसेस के द्वारा स्टोर किए जा रहे हैं या फिर आपका प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर पोटैटो, अनियन, स्पाइसेस, मैंगोज, सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, जिससे हम लोग पोटैटो, अनियन और जो आपके ट्यूबर्स हैं उनके अंदर स्प्राउटिंग जो प्रोसेस होती है उसको रोक सकते हैं। दूसरा, जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, लंबे समय तक उनको स्टोर कर सकते हैं। तीसरा है इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, अगर आपके इंसेक्ट्स के कोई स्पोर्स या एग्स प्रेजेंट है तो उनकी वजह से वो दोबारा आपका ग्रो कर सकता है, तो उसको आपका एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट है जी माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन होता है उसको कम करना है। और नेक्स्ट आपका लास्ट, क्वारंटाइन और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए जो हमारा एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाना होता है, उसके लिए ये इरेडिएशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि भाई इरेडिएशन के लिए कौन कौन सी हम लोग यूज कर सकते हैं जो रेज आपकी है। तो याद रखना, टाइप ऑफ इरेडिएशन यूज्ड इन द फूड प्रिजर्व प्रोसेस, तो इसमें आपका गामा रेज जो कि कोबाल्ट 60 आइसोटॉप्स से यूज की जाती है। उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन को भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपकी एक्स रेज को भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपका अलग अलग प्रोसेसेस में रहता है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर गामा रेज, तो गामा रेज मेनली आपकी रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है जो कि कोबाल्ट 60 से रिलीज की जाती है, जनरेट की जाती है। इंडिया के अंदर बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी जो ब्रिट नाम से है, किसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये क्या करता है, कोबाल्ट 60 आपका सप्लाई करता है फूड इरेडिएशन के लिए। यानी कि इनके साथ एमओयू आपका जो है एक एग्रीमेंट यहां पर ब्रिट के साथ है जो कि आपका इस आपकी कोबाल्ट 60 के सप्लाई को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट यहां पर एक्सरेज जो कि रिफ्लेक्टिंग हाई एनर्जी स्ट्रीम्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि टारगेटेड सब्सटेंस के ऊपर आपकी रिफ्लेक्ट की जाती है, जिससे क्या होता है, यूजुअली वन ऑफ द हैवी मेटल इनटू फूड आल्सो कॉमनली यूज्ड इन द मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि अब इस एक्सरेज को तो आपका मेडिसिन और इंडस्ट्रीज के अंदर ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन बीम जो कि ई बीम के नाम से जाना जाता है, ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्सेलरेशन डायरेक्टेड इनटू द फूड प्रोवाइड द रैपिड प्रोसेसिंग। यानी कि यहां पर इसके अंदर क्या है, एक हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है या स्ट्रीम होती है, वो आपकी फूड और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू गुजारी जाती है या फिर उसमें से एक्सेलरेट की जाती है, ताकि वो उसको फूड को प्रोसेस इजीली कर सके और फास्ट कर सके। ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को इन रेज के द्वारा या इन इरेडिएशन प्रोसेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है, या फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है, या फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, ताकि उसके अंदर माइक्रोब्स
उसको हम लोग किल कर सकें, स्प्राउटिंग को रोक सकें, खराब होने से बचा सकें, क्वारंटाइन पर्पस के लिए जो आपकी रूल एंड रेगुलेशन है उनको हम फॉलो कर सकें, तो इस पर्पस में ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो हाउ कैन कंज्यूमर इन्फॉर्म डिसीजन व्हेन पैकेज्ड फूड आइटम। अब देखो प्रेजेंट टाइम में क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका प्रॉपर वहां पर लेबलिंग लगा होता है, जैसे रीड द प्रॉपर न्यूट्रिशन लेबल केयरफुली एंड देयर आफ्टर अंडरस्टैंड द ingredient lists and thereafter don't be mislead the marketing claim and choose the certified products। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आज के समय में यह चीज बहुत जरूरी है। एक आई थिंक सो फूड फार्मा के नाम से एक पर्सन था जिसने इंडियन जो फूड है उस सिस्टम के अंदर एक काफी बड़ा रेवोल्यूशन लाने का काम किया था, और उस पर्सन ने आपका लेबल पढ़ेगा इंडिया समथिंग लाइक ऐसे कोई एक हैशटैग करके मतलब एक प्रॉपर कैंपेन भी चलाया था, और जिसके अंतर्गत उस पर्सन ने काफी चीजों को एक्सपोज करने की कोशिश की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल हम लोग जो टोमेटो केचप खाते हैं या जो आप लोग भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स खाते हो, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपका आंवला हेयर ऑयल आता है, या फिर कोई भी मतलब प्रोडक्ट आपका यूज करते हो जो आप लोग डेली ब्यूटीज के लिए या फिर आपका खाने के लिए, उनके ऊपर ना अलग अलग आपके जो है नाम लिखे होते हैं। जैसे हमारा टोमेटो केचप के ऊपर आप लोग देखोगे तो टोमेटो केचप लिखा है, टोमेटो मतलब टमाटर बड़े बड़े बने हुए हैं और हमें लगता है कि सारा का सारा टमाटर ही है, लेकिन जब आप लोग देखते हो उस प्रोडक्ट के अंदर तो मैक्सिमम आपका उसके अंदर शुगर भरा होता है या फिर उसके अंदर कोई और इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं और टमाटर का हिस्सा बहुत कम होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से कंज्यूम करते हो तो उसके ऊपर आपको टैग देखना चाहिए कि किस एजेंसी के द्वारा यह प्रोडक्ट आपका अप्रूव्ड है। दूसरा, उसके अंदर इंग्रेडिएंट देखने चाहिए कि वाकई में वो इंग्रेडिएंट अवेलेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर आपके छापे गए हैं वो उसमें अवेलेबल ही नहीं है या फिर उसकी अमाउंट बहुत कम है। जैसे आप लोग कुकीज खाते हो ना, बिस्किट खाते हो, उसके ऊपर काजू बिस्किट लिखा होता है या समथिंग लिखा होता है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि यार ये तो काजू से ही बने होंगे, लेकिन उसमें काजू का अमाउंट होता है 0.0001%, है ना। मैं तो थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, लेकिन हो सकता है कि 0.5% हो, तो वो आपका बहुत कम है। 2% होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर काजू लिखने का मतलब ही नहीं बनता। जो ज्यादा उसके अंदर फॉर्म थी वो लिखनी चाहिए थी ना। लेकिन यही एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के अंदर ये नॉलेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, और इसी वजह से हम लोग लैक करने के कारण आज फूड की वजह से मैक्सिमम बीमारियां हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर आती जा रही हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये बात हमें पहले से पता होना चाहिए। फिर बारी आती है जी आपका, जैसे मार्केटिंग क्लेम्स जो आपके मैंने अभी बात की, तो ये आपके क्लेम जो किए जा रहे हैं उनको लेकर आप लोग जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हो, है ना, और सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात यहां पर लिखी गई है जो भी आपको मैंने मेंशन किया अभी। जैसे आपका जो पैकेज फूड है उनके ऊपर प्रॉपर आपका सर्टिफिकेशन हो सकता है, जैसे FSSAI लाइसेंस नंबर हो सकता है, ऑर्गेनिक या फोर्टिफाइड लोगोज हो सकते हैं। जैसे आपका कई बार क्लेम किया जाता है ना कि ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हम लोगों ने आयरन को ऐड कर दिया है, मैग्नीशियम को ऐड कर दिया है, कैल्शियम को ऐड कर दिया है, तो उसके ऊपर आपका फोर्टिफाइड फूड का लोगो लगा होगा, साथ में मेंशन होगा कि कौन सा पर्टिकुलर आपका मिनरल या इंग्रेडिएंट उसमें कितना इंक्रीज किया गया है। लेकिन वो बहुत छोटे शब्दों में होता है और हमारे पास इतना समय नहीं होता, जब हम परचेज करने जाते हैं हम तो बस परचेज कर लेते हैं, है ना। यही सबसे बड़ी समस्या है। और नेक्स्ट आपका है क्वालिटी सर्टिफिकेशन इंक्लूड द HACCP या फिर ISO 22000 FSSC एगमार्क, BIS, वीगन या आपका इरेडिएटेड फूड सिंबल्स, ये आपके होने चाहिए। अगर नहीं है तो उस केस में आप उस प्रोडक्ट को मत परचेज करिए। और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन लेबल है उसके ऊपर कैलोरीज, फैट, शुगर, सोडियम, फाइबर, प्रोटीन, है ना, तो ये सब उसके ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर ये आपका कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपका हिडन है तो उस केस में कोशिश करिए कि उस उत्पाद को ना कंज्यूम करें, ठीक है। बाकी यहां पर जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन किया वही सारी बातें हैं कि ये सब चीजें हमें देखकर फिर आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहिए और उसको खरीदना चाहिए। अब बात आती है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अब ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि आपकी इरेडिएशन फूड को या फिर ये कह सकते हैं प्रोसेस्ड फूड को आपका मार्केट के अंदर लेकर आने के लिए इसको जो है आपका रन किया जा रहा है। बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज के अंदर में आपका एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपकी मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये हमें फैसिलिटेट करता है, जिसके लिए आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस और वेस्टेज है उसको कम करने के लिए। अब बताना चाहता हूं कि ये जो स्कीम आपकी है क्या, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आती है। और दूसरा यहां पर है कि पर्पस ऑफ कोल्ड चेन स्कीम, दूसरी एक और स्कीम है। देखो दो स्कीम यहां पर मेंशन की गई है, सॉरी एक स्कीम यहां पर मेंशन की गई है। उसके अंदर पहला तो मेन टारगेट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, और दूसरा है जी आपका कोल्ड चेन स्कीम के अंतर्गत आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम करना। चाहे आपका फ्रूट है, वेजिटेबल है, डेयरी है, मीट है, पोल्ट्री है, सभी प्रकार की कमोडिटीज को इसके अंदर मेनली
मेनली पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस से होने से बचाने के लिए मेन टारगेट इसमें रखा गया है। ठीक है, तो अब यहां अगर हम बात करें तो आपका ये कह सकते हो कि कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले इरिडिएशन प्रोसेस के द्वारा उसके अंदर आपके माइक्रोब्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को किल करना, ताकि फूड आपका जो है लंबे समय तक प्रिजर्व रख सके। अब इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंटीग्रेटिंग द परंपरागत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत इसमें क्या किया जा रहा है कि कोल्ड चेन स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया गया था और इसको मेनली जो है आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत लाया गया था 2016-17 में। और ये एक आपकी अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत काम करती है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर में, जिसके अंतर्गत मेन टारगेट यही है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्टअप करना और सप्लाई चेन लिंकेज को और ज्यादा बेहतर बनाना। बात आती है तो रोल ऑफ स्कीम इन आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो बताना चाहता हूं कि यहां पर जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसके अंतर्गत कोल्ड चेन को भी फोकस किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मेन टारगेट यही है कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है उसको एक प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू होते हुए उसको कोल्ड स्टोरेज हाउस में, खासकर क्योंकि आपको पता है फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है विदाउट प्रॉपर टेम्परेचर के बिना स्टोर करना बहुत नामुमकिन है, और अगर उनको स्टोर किया जाएगा तो वो लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए आपका कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को भी आजकल इंप्रूव किया जा रहा है। और कोल्ड स्टोरेज आपका अभी प्रेजेंट टाइम में कंडीशन क्या है, तो इसको लेकर मैंने जुलाई अगस्त में एक वीडियो बनाया था, जो कि आपका संसद के अंदर आपका जो है बयान दिया गया था, ये कह सकते हो जो आंसर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार आप लोग जाकर उसको भी देख सकते हो। तो यहां पर मेन टारगेट यही है कि कोल्ड चेन को इंटीग्रेट करने का, क्योंकि देखो इरेडिएशन के अंदर क्या हुआ, हमने उस प्रोडक्ट के अंदर माइक्रोब्स को किल कर दिया, लेकिन क्या केवल माइक्रोब्स को किल करने से फूड आपका लंबे समय तक स्टोर रहेगा? नहीं, अब उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पर स्टोर भी करना पड़ेगा ताकि वो खराब होने से बचाया जा सके। तो इसके लिए प्रॉपर आपकी चेन को फॉलो करना जरूरी है, और इसीलिए इसके अंतर्गत इस चीज को फोकस किया जा रहा है कि भाई कोल्ड चेन को क्यों ऐड करना जरूरी है। तो इसमें आपका स्कीम में कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको लेकर आपका बताया गया है कि एक तो यहां पर जो आपके जनरल स्टेट हैं, जनरल एरियाज हैं, उनमें 35% सब्सिडी दी जा सकती है जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी उसका, और दूसरा जो आपके डिफिकल्ट एरिया है या फिर आपके SC STs हैं, FPOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको 50% ऑफ एलिजिबल कॉस्ट आपकी सब्सिडी दी जा सकती है इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ रुपए, यानी कि अगर जनरल स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो उनको 35 आपका लाख रुपए, सॉरी 3.5 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं, और यहां पर आपका 50 जो है आपका 5 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा फंडा है कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता है, 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में 3.5 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जा सकती है जनरल एरियाज में, और जो डिफिकल्ट एरियाज हैं या फिर SC ST हैं, FPOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको आपका 50% सब्सिडी दी जा सकती है। और बात करें डिफिकल्ट एरिया, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर सिक्किम भी इंक्लूड है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एरियाज एंड द आइलैंड, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? डिफिकल्ट एरियाज में। और अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो याद रखना इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या आपका FPO, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, PSU, फर्म्स या कंपनी जो है इसके अंदर एलिजिबल है, और मिनिमम 1 एकड़ लैंड जो है वो रिक्वायर्ड होता है आपका इंटीग्रेटेड फूड इरेडिएशन यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब कम से कम 1 एकड़ एरिया आपके पास होना चाहिए। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो वाइड नोटिफिकेशन जो कि 27 मई 2025 को दिया गया था, जिसके अंदर एलिजिबल एंटिटीज को आपका प्रपोजल जो है यहां पर इनवाइट किए गए थे, ताकि इसके अंतर्गत आपका जो है प्रपोजल को, अब यहां पर प्रपोजल अगर आप लोग भेजना भी चाहते हैं तो इसके अंतर्गत आपका ये एक प्रॉपर वेबसाइट है जिसके अंतर्गत हम लोग इसको भेज सकते हैं, और अपना, क्योंकि इसमें आपको जो भी प्रोजेक्ट आपका रहेगा उसको आप लेकर आप लोग जो है अपना पूरा एक प्लान बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे और उसको वहां पर आप लोग भेज सकते हो। ठीक है, अब बात करें इसके अंतर्गत तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है, पहला तो यही है कि भाई आपका कोल्ड चेन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि आपका फूड की वेस्टेज को कम किया जा सके, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम करना, प्रिजर्व क्वालिटी यानी कि जो फूड की क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, वैल्यूडेशन करना, इसके अलावा फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना, और आपकी जो फूड अवेलेबिलिटी है उसको मेंटेन रखना, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जरूरी हो जाता है कि इस फूड में जो आपकी अवेलेबिलिटी है उसको मेंटेन रखा जाए। अब वहीं अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेजर कंपोनेंट कौन कौन से आ जाते हैं, तो मेजर कंपोनेंट आ जाते हैं फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन हब एंड देयर आफ्टर रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि यहां पर क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जैसे ही हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद आपका क्या किया जाए, उसकी प्री कूलिंग की जाए और प्राइमरी स्टोरेज की जाए, ताकि आपका जो है बाद में उसको हैंडलिंग करना या डिफिकल्ट ना हो या फिर एकदम से इंस्टेंटली उसका लॉस ना हो पाए। दूसरा है प्रोसेसिंग सेंटर, जहां पर क्या होता है कि मैंडेटरी कंपोनेंट इंक्लूड द सॉर्टिंग, गॉर्डिंग एंड ग्रेडिंग एंड द प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है प्रेजेंट रहती है। और तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन
प्रोसेसिंग हब, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आपका सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एंड डिस्पैच सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट आपका अब फूड को हमने प्रोडक्ट को स्टोर कर लिया, सारा कुछ कर लिया, प्रोसेस कर लिया, लेकिन अब मान के चलिए जहां से प्रोडक्ट को हम लोग स्टोर कर रहे हैं उससे अब मार्केट तक पहुंचाना है, तो वहां पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी प्रॉपर जो आपकी कूलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि फूड को विद एक क्वालिटी के साथ वहां तक पहुंचाया जा सके और उसको रास्ते में खराब ना होने दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी, अभी तक हम लोग क्या प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 तक गवर्नमेंट के द्वारा लगभग आपका 1920 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत दिए गए थे या अप्रूव किए गए थे, जिसमें से टोटल एलोकेशन आपकी 6520 करोड़ रुपए है 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के लिए मार्च 31 2026 तक। ठीक है, अब बात करते हैं तो दिस अप्रूव द इंक्लूड 1000 करोड़ टू सपोर्ट द सेटिंग ऑफ 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट अंडर द ICCVAI, यानी कि अब इसके अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए जो आपके दिए गए हैं वो केवल और केवल आपकी इन्हीं यूनिट्स को, जो इरेडिएशन यूनिट है, इनको एस्टैब्लिश करने के लिए दिए गए हैं, और टोटल आपकी 50 है। और 100 NABL एग्रीगेटेड फूड टेस्टिंग लैब के लिए भी आपका जो है इसके अंतर्गत दिया गया है। अब बात करें यहां पर, तो आपको बताना चाहता हूं कि देखिए जो टोटल आपके अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं 395 हैं, और कंप्लीटेड और आपके ऑपरेशनल प्रोजेक्ट 291 है। ये किसके हैं? कोल्ड चेन के, बताना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है, और टोटल जो प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है इनकी वो 25.52 लाख मैट्रिक टन पर एनम है, और वहीं पर टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो 114.66 लाख मैट्रिक टन है, जो कि एनुअली है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे तो लगभग 1,74,600 पर्सन को ये एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। और बात करें यहां पर अभी तक जो कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स के अंदर कितनी आपकी जो है प्रोग्रेस हुई है, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया कि substantially progress has been achieved since 2016-17, यानी कि 2016-17 के बाद ये प्रोग्रेस आपकी यहां पर दिखाई जा रही है कि 1535 करोड़ रुपए इसके लिए आपके रिलीज किए जा चुके हैं, और लगभग 269 प्रोजेक्ट जो है वो आपके अप्रूव किए जा चुके हैं। ठीक है, और बात करें इसके अंदर आपकी मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट की, अब जो मैंने आपको कहा था कि भाई देखो कोल्ड प्रोजेक्ट आपके अलग बात है, जिसके अंतर्गत मेन टारगेट यही है कि कोल्ड स्टोरेज यूनिट को आपका एस्टेब्लिश करना, लेकिन फूड इरेडिएशन जो आपकी है उसको लेकर प्रोजेक्ट कितने अप्रूव किए गए हैं, तो बताना चाहता हूं कि टोटल आपके 16 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं और 9 आपके ऑपरेशनल हैं, जिनके लिए आपके 112 करोड़ रुपए अप्रूव किए जा चुके हैं, और ऑपरेशनल जो यूनिट है उनके लिए यहां पर 68 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं। तो ये यहां पर आपका ओवरऑल जो है डेटा था कि अभी तक गवर्नमेंट ने इसको लेकर क्या किया, इरेडिएशन क्या है, और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर हमें क्यों कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पता है पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस बढ़ रहा है, और उसको लेकर कंसर्न भी हम लोग, और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम करने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन जैसे टॉपिक्स के ऊपर आजकल नजर डाली जाती है। अगर आप खासकर यूपीएससी, एचपीएससी, एडीओ, हरियाणा एडीओ, एफपीओ, एएफओ, नाबार्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स के ऊपर जरूर नजर रखा करो, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके काफी महत्वपूर्ण है, और जब राज्यसभा के अंदर या आपकी लोकसभा के अंदर इनको जब डिस्कशन किया जाता है तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उम्मीद है कि टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के और टॉपिक्स और अपडेट के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।